जय श्री सीताराम मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, या फिर एक बहुत अच्छा फंडा है, एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर्स का इंस्ट्रूमेंट है दूसरों को डराने के लिए। अब मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि पितृदोष को सामान्यतः लोग या जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा सचमुच में जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तरीका वो क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्कैम भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी करते करते करीब करीब 20 साल आप मान सकते हैं। इस इतने लंबे पीरियड में मैंने क्या देखा है, क्या पाया है एक्चुअल पितृदोष को और उसका उपाय क्या हो सकता है, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको यदि पितृदोष है तो भी आप इस वीडियो को देखें, और यदि किसी और को बताया गया है कि उसे पितृदोष है तो भी इस वीडियो को देखकर उसे शेयर करें। चलिए आते हैं पितृदोष पर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं पितृदोष के बारे में। तो सूर्य जो ग्रह है, सूर्य ये मैंने आपको समझाने के लिए कुंडली बनाई है। ये ऐसी कुंडली होती नहीं, हर जगह राहु राहु नहीं होते हैं, हर जगह सूर्य सूर्य नहीं होते। कुंडली मैंने समझाने के लिए आपको बना दी है। तो सूर्य जो है वो पिता के कारक माने जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु भी जो है वो भी पिता के कारक माने जाते हैं। अब सूर्य के साथ में राहु आ जाए या फिर गुरु के साथ में राहु आ जाए तो इसे सामान्यतः कुछ लोग पितृदोष कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि पिता के भाव पर पिता के कारक ग्रह के साथ में यदि राहु आ जाते हैं, पिता का भाव कौन सा है कुंडली में, तो ये जो है नवम स्थान, भाग्य का स्थान भी इसे कहते हैं, ये पिता का स्थान है। ठीक है, दशम स्थान को भी पिता का स्थान माना जाता है, लेकिन मुख्यतः नवम स्थान को ही माना जाता है। और पिता के कारक मैंने क्या बताया, गुरु और सूर्य। लेकिन यहां पर गुरु की बात नहीं होगी। शास्त्र में यह कहा गया है कि सूर्य यदि राहु के साथ में आकर के नवम स्थान पे, कुंडली के नवम स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे तो यह पितृदोष होगा। या फिर इसका आंशिक प्रभाव ऐसा भी पड़ सकता है कि सूर्य राहु या सूर्य केतु यदि तृतीय स्थान पर, कुंडली के तृतीय स्थान पर बैठेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रभाव जो है वो नवम स्थान पर भी होगा और इसे भी पितृदोष का नाम दिया जा सकता है। यहां पर भी राहु की जगह केतु हो सकते हैं, तो सूर्य के साथ में केतु भी आए तो इसे भी पितृदोष का नाम दिया जा सकता है। ये लिखा हुआ है किताबों में। अच्छा, तो ये केवल सिंपल सी एक शर्त है। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि स्कैम कैसे होता है, झूठ कैसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। तो ये जो सूर्य राहु या सूर्य केतु की स्थिति है, या गुरु राहु या गुरु केतु की स्थिति है, ये कहीं पर भी कुंडली में आ जाए, जैसे यहां पर बैठे हुए हैं या ये यहां पर बैठे हुए हैं, अब ये देखेगा कोई पितृदोष है आपको। अब वो भाव गया साइड में, लगन पर बैठे हुए पितृदोष है। यहां तक कि कुछ लोग शनि के साथ में राहु को बैठा हुआ देखते हैं या शनि के साथ केतु को बैठा हुआ देखते हैं, तो इसे भी पितृदोष कहते हैं, जो कि गलत है। शुक्र के साथ में राहु या शनि केतु को बैठा हुआ देखते हैं, शुक्र के साथ में राहु या फिर केतु को बैठा हुआ देखते हैं, तो भी इसे पितृदोष का नाम दे दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, गिनती में ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है। तो केवल क्या लाइन में है, सूर्य के साथ में राहु या सूर्य के साथ में केतु, वो भी कुंडली के नवम स्थान पर या कुंडली के तृतीय स्थान पर। ठीक है, तो ये किताबों में लिखा हुआ है, जो मैंने भी पढ़ा है। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि मैंने क्या पाया पितृदोष के बारे में। तो यह बात सही है कि सूर्य राहु सूर्य केतु आ जाएंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी कुछ स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि जैसे पिता कौन है, तो पिता सम्मान है, मान है, तो मान को सूर्य भी मान है, तो मान को ग्रहण लग गया। तो जब मान को ग्रहण लग गया तो फिर उस इंसान का सम्मान नहीं होता, उस इंसान का इवन अपमान होता है, बार बार उसे अपने मान की हानि सहनी पड़ती है। ये बात पूरी तरह से सही है। कई बार वो
धनार्जन करने में, पैसे अर्जित करने में परेशान होता है जब सूर्य राहु या सूर्य केतु यहाँ पर बैठे हुए दिखते हैं। अब ये भाग्य का स्थान भी है, तो भाग्य का स्थान होने के कारण सूर्य राहु यानी ग्रहण योग या सूर्य केतु ने ग्रहण योग का प्रभाव सीधे भाग्य पर है, और भाग्य पर यदि इसका प्रभाव है तो भाग्य में ग्रहण लग गया, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब भाग्य में ही ग्रहण लग गया तो सब कुछ खत्म। ये बात मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि जिन जिन की कुंडली में मैंने सूर्य राहु सूर्य केतु ऐसी जगह पर देखे हैं, कई बार ये भी पाया है कि उनके साथ ये स्थिति नहीं है। कौन सी स्थिति? जो मैं कह रहा हूं ना, मानहानि की स्थिति, भाग्य हानि की स्थिति, भाग्य में ग्रहण की स्थिति नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं है? इसकी वजह है, मैं आपको अब कुछ वजह बताता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल वजह भी बताऊंगा और उपाय की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, इसको तो हम यहां से हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मतलब यहाँ पर सूर्य राहु सूर्य केतु गुरु राहु शनि वगैरह कुछ बैठे भी रहेंगे तो ये पितृदोष हो ही नहीं सकता। बस इसी केस में होगा। अभी राहु केतु चेंज हो सकते, यहाँ पर राहु यहाँ पर केतु आ सकते हैं, वो एक अलग विषय। चलो, तो यहां पर अब हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि सूर्य के साथ में जो राहु या केतु बैठे हुए हैं उनकी डिग्री कितनी है। यदि आपको डिग्री नहीं पता है तो मैंने YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में बेसिक से लेकर के एस्ट्रोलॉजी को सिखाया है, जिसमें यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो जीरो से लेकर के आप हीरो बन सकते हैं ज्योतिष में, है ना। तो आप वहां पर जाएं, इन वीडियोस को भी वहां पर ऐड किया जाएगा। तो आते हैं डिग्री पर। तो देखो, हर प्लैनेट की अपनी एक डिग्री होती है। हाँ, तो सूर्य का जो डिग्री है, मान के चलें, सूर्य का डिग्री मान के चलें कि 2 डिग्री के सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। और राहु जो है वो बैठ गए हैं 29 डिग्री के। यदि इतने डिग्री में ये बैठे हुए हैं तो इनके बीच में 27 डिग्री का अंतर हो गया। सूर्य का डिग्री 2 है, राहु का डिग्री 29 है, मान लेते हैं। तो इन 2 और 29 के बीच में कितना अंतर हुआ? 27 का अंतर जब हुआ तो आप ऐसा मोटे मोटे तौर पर समझिए कि सूर्य और राहु के बीच में 27 का अंतर है। अब मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो भाव होता है, ये एक हाउस है ना, ये एक पूरा हाउस है। ये जो हाउस है इसमें 0 से लेकर के 29 यानी 30 डिग्रीज होती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते 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 29 तक होती है। तो प्लैनेट जहां पर भी जिस भी अवस्था में होता है उसे उसकी डिग्री माना जाता है। इसे आप ऐसा मान लीजिए कि सेकंड नंबर की चेयर पे सूर्य बैठे हुए, 30 चेयर लगी हुई है, सेकंड नंबर की चेयर पर सूर्य बैठे हुए हैं, 29 नंबर की चेयर पर राहु बैठे हुए हैं। यदि इतने दूरी पर ये बैठे हुए हैं तो यदि इनके बीच में कोई शत्रुता भी है तो भी ये नहीं निभा पाएंगे, और यदि कोई ग्रह ऐसे बैठे हैं जिनके बीच में मित्रता है तो भी वो नहीं निभा पाएंगे। अभी बहुत दूर बैठे ना, बहुत दूर की चेयर पे बैठे, तो यदि इतनी दूरी है तो यहां पर ये ग्रहण योग नहीं होगा, और ग्रहण योग नहीं होगा तो फिर ये पितृदोष भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर प्रभाव डाल ही नहीं रहे अपना, है कि नहीं। तो ये पितृदोष इस केस में नहीं होगा जब डिग्री वाइज दूरी हो, और कम से कम कितनी, यहां पर तो मैंने 27 का आपको एक एग्जांपल दिया। कितनी दूरी हो सकती है? तो 10 डिग्री और उससे ज्यादा यदि 2 प्लैनेट के बीच में दूरी है तो वो वहां पर ग्रहण योग या पितृदोष नहीं बनेगा। ठीक है, यह बात आप समझ गए। यहां पर 27 है, इसे 10 भी हो सकता था। जैसे अब मान के चले कि भाई ये 18 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है, 18 डिग्री के सूर्य बैठे हुए थे। तो अब इन दोनों के बीच में जो है वो 11 डिग्री का अंतर आ गया, तो भी यहां पर पितृदोष नहीं बनेगा, ग्रहण दोष नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने क्या पाया पितृदोष को लेकर के। देखो, पितृदोष में मैंने ये पाया कि ये चूंकि पितृ जो हमारे घर से चले गए हैं उनसे रिलेटेड है, तो पितृ का यदि कोई व्यक्ति पूजन करता है, पितृ के लिए यदि कोई व्यक्ति समय समय पर श्राद्ध करता है, समय समय पर तर्पण करता है, जब भी
आपके घर से जो भी चले गए हैं उनका समय समय पर श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता रहता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में भले ही 10 डिग्री वाला जो भी फॉर्मूला आप कुछ भी बोलते हैं, भले ही सूर्य राहु ऐसे बैठे, भले ही सूर्य केतु ऐसे बैठे, उस व्यक्ति को पितृदोष नहीं लग सकता। ये बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि पितृ का संबंध ही हमारे एंसेस्ट्रल या फिर हमारे जो जा चुके हैं, चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनसे होता है। उनके लिए हम श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, तो वो हम पर क्यों किसी प्रकार से हावी होने वाले हैं? बिल्कुल भी हावी नहीं होने वाले हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कई बार जब अकाल मृत्यु हो जाती है हमारे बड़ों की, एंसेस्ट्रल्स की, या हमारे बराबर वालों की, कई बार हमसे छोटों की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ये बात सही है। और वो खुद तड़पते हैं, और तड़पते तड़पते कई बार हमारे घर में भी वो आ जाते हैं, और घर में आकर के खुद को चूंकि तड़प है, खुद को चूंकि प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम को शो करने के लिए कई बार कुछ चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। हमारे पितृ कभी भी हमें परेशान नहीं करना चाहते, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन कई बार हमें परेशानी होती है, उसकी वजह यह है कि वो तड़प रहे हैं और वो अपनी तड़प को शो करना चाह रहे हैं। कई बार नहीं भी शो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तड़प हमें शो हो जाती है। बस यही एक विषय है। तो जिस घर में श्राद्ध तर्पण इत्यादि अपने बड़ों के लिए या अपने छोटों के लिए, जो भी अनफॉर्चुनेटली जा चुके हैं, उनके लिए किया जाता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई पितृदोष नहीं हो सकता। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। भले ही यहाँ पर सूर्य राहु, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ कुंडलियों में सूर्य राहु सूर्य केतु ऐसे बैठे हुए मैंने देखे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को कोई पितृदोष नहीं, कोई भाग्य हानि का दोष नहीं, कोई ग्रहण दोष जैसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ये तर्पण करते हैं। अब कई बार जो है वो महंगी महंगी पूजाएं कराई जाती है। चलो, सूर्य राहु बैठे हुए इसके लिए पूजा करा दी, सूर्य केतु बैठे इसके लिए पूजा करा दी। कई जगहों पर गुरु राहु, शनि राहु कहीं पर भी बैठे हुए, उनके लिए भी पितृदोष के नाम से पूजा करा दी जाती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको किसी प्रकार की कोई फीस देकर के पूजा कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बड़ों, अपने उन लोगों की जो आपके पितृ हैं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण करें, आपका पितृदोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मुझे लगता है मैंने उपाय भी आपको बता दिया, मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बता दिया, मैंने आपको शास्त्रोक्त बात भी बता दी, और मैंने जो स्कैम लोग करते हैं उसके बारे में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।